नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द कोच इंस्टीट्यूट। आज हम लोग अपने पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हुए राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, कैसे होती है, उसको शपथ कौन दिलाता है, उसकी पदावधि क्या है, उसकी योग्यताएं क्या होती हैं, उसका वेतन भत्ता कैसे होता है, ठीक, और उसकी कार्यकारी शक्तियाँ कौन सी हैं, ये सब कुछ हमने कर लिया था। ठीक, आज हम करने जा रहे हैं उसी के आगे राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है विधायी शक्तियाँ, ठीक, लेजिस्लेटिव पावर्स। तो विधायी शक्तियाँ का मतलब विधि, विधि का मतलब कानून। अब कानून कहाँ बनता है? कानून विधानमंडल में बनता है। जब भी मैं विधानमंडल शब्द प्रयुक्त करता हूँ तो वहाँ पर विधानसभा प्लस विधान परिषद ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक, विधानसभा प्लस विधान परिषद। चूंकि भारत के अधिकांश राज्यों में विधान परिषदें अस्तित्व में नहीं हैं। भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना ही शामिल हैं। ये 6 राज्य हैं आपके। अब देखिए अन्य राज्यों में चूंकि विधान परिषदें अस्तित्व में नहीं है, ऐसे में हम विधानसभा भी बोल सकते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र सरकार में केंद्र सरकार का मुखिया है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल राज्य सरकार का मुखिया होता है। जिस प्रकार केंद्र में संसद बराबर लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल बराबर, मैं लिख देता हूं इसे, विधानमंडल बराबर, मैं यहीं कहीं लिख देता हूं, चलिए यहाँ पर, ताकि आपको याद रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। विधानमंडल बराबर विधानसभा प्लस राज्यपाल प्लस विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक, ये है विधानमंडल बराबर। यानी कि जिस प्रकार केंद्र में संसद बराबर यहाँ पर लोकसभा होता है, फिर राष्ट्रपति होता है, फिर राज्यसभा होता है, उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल बराबर विधानसभा, राज्यपाल व विधान परिषद। जिससे हमारा पहला पॉइंट सिद्ध हो जाता है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है, भाग है या हिस्सा है। ठीक, अब चलते हैं। हमारा जो ऊपर पॉइंट लिखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। ठीक, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? इसे हिंदी में तात्कालिक अध्यक्ष कहते हैं, आप इसे अस्थायी अध्यक्ष भी कह सकते हैं। जब भी किसी नई विधानसभा का चुनाव संपन्न होता है, ऐसी कंडीशन में सभी सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। इसलिए राज्यपाल किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग का मतलब एज से नहीं है, बुजुर्ग का यहाँ मतलब है कि जो कई बार विधानसभा का सदस्य रह चुका हो। यदि कई बार कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य रह चुका होगा तो उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा विधानसभा की कार्यप्रणाली के बारे में। इसलिए राज्यपाल उसे नियुक्त कर देता है कि भैया आप प्रोटेम स्पीकर हो जाइए। ये कोई शर्त या कंडीशन नहीं है कि राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर के रूप में जिस दल को बहुमत प्राप्त हुआ है उसी से चुनेगा, लेकिन ये रीति है, उसी से चुना जाता है। ठीक, राज्यपाल राज्यपाल नवनिर्वाचित सदस्यों में से, विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों में से एक व्यक्ति को, जो बुजुर्ग हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो, उसे नियुक्त करता है प्रोटेम स्पीकर के रूप में। और प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी एक ही कार्य है। पहला कार्य तो नए सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक, ये पहला कार्य है भैया। दूसरा जो कार्य होता है ये होता है अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न कराना। अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न कराना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम में बराबर पूछे गए और पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये 2 कार्य है प्रोटेम स्पीकर के, और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। यदि सदन का मतलब है कि विधानसभा की बात हो रही है या विधान परिषद की बात हो रही, दोनों में से कोई एक। अगर जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है तो मतलब विधानसभा। ठीक, वही मैंने ब्रैकेट में लिखा है, विधानसभा अब्लिक विधान परिषद। यदि सदन सत्र में ना हो तो मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यपाल किसी भी समय
अध्यादेश को जारी कर सकता है, जो कि अनुच्छेद 213 के तहत आएगा। ये रट्टा मारेंगे अनुच्छेद, जैसे कि केंद्र सरकार में राष्ट्रपति यदि राज्यसभा या लोकसभा में से कोई एक सदन सत्र में ना चल रहा हो, यानी वो उसमें चर्चा ना हो रही हो, उसका सत्रावसान हो गया हो, राष्ट्रपति ने उसे सत्रावसान घोषित कर दिया हो, ऐसी कंडीशन में कोई एक सदन विधि बनाने के योग्य नहीं रह जाता है। यानी कि जैसे केंद्र की बात कर लेते हैं, अच्छा थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सिंपल तरीके से बात करते हैं। भैया केंद्र सरकार है, उसका बनावे है कानून, ठीक, कानून बिल के रूप में आएगा, विधेयक के रूप में आएगा, पहले लोकसभा में पारित होगा या पहले हो सकता है राज्यसभा में पारित हो, ठीक, जिसमें भी आए। तो पहले लोकसभा में पारित हुआ, फिर राज्यसभा गया, फिर राष्ट्रपति ने मोहर लगाई और कानून बन गया। यही सिंपल तरीका है ना, ठीक। अब पता चले राज्यसभा अपने सत्र में है ही नहीं, तो लोकसभा में अगर आप कानून ले भी आए तो क्या वो कानून बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि राज्यसभा से पारित होना चाहिए, फिर राष्ट्रपति मोहर लगाएगा। ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से एक अध्यादेश जारी कर देता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर राज्यपाल की है कि यदि मान लेते हैं कि कोई अर्जेंट कानून की आवश्यकता है और विधानसभा सत्र में ना चल रही हो, ऐसी कंडीशन में राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह पर अनुच्छेद 213 के अधीन या अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर देता है। अच्छा, अब अगला पॉइंट, अध्यादेश वापस कब होगा? अध्यादेश कभी भी राज्यपाल के द्वारा वापस लिया जा सकता है, ठीक, या सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक अध्यादेश अपने अस्तित्व में रहता है, उसके पश्चात समाप्त हो जाएगा और अधिकतम 6 महीने या सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक, ठीक। अध्यादेश के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जाकर नहीं पढ़ना है, बस इतना जानिए कि अध्यादेश कितने दिन तक, अधिकतम 6 महीने तक प्रभावी होगा या सदन का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक। समझ गए? मतलब जैसे कि, अच्छा उदाहरण समझाते हैं इसको, थोड़ा सा उदाहरण करते हैं। मान लेते हैं कि अध्यादेश 1 जनवरी को राज्यपाल ने जारी किया, ठीक, 1 जनवरी को अगर राज्यपाल ने जारी किया है तो ये 30 जून को ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। ऑटोमेटिक, इसकी अवधि खत्म हो गई। क्यों भैया ऐसा होता है? 6 महीने ही क्यों होता है? देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने तय कर रखा था कि ये जो विधायक हो या जो मंत्री, विधायक हो या जो सांसद हो, ये कम से कम साल में 2 बार बैठक जरूर करें। साल में कितनी बैठक होनी चाहिए? कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय या राज्य के मुद्दे पर विचार विमर्श हो। इसीलिए इसकी अवधि भी क्या रखी गई? 6 महीने, ताकि 6 महीने के बाद तो रखना पड़ेगा ही, 6 महीने के बाद तो बैठक आयोजित होगी ही, इसलिए इस अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीना रखी गई। मान लेते हैं कि 1 मार्च को सदन का सत्र शुरू हो गया, ठीक, तो सदन का सत्र शुरू हो गया और अभी भी 6 सप्ताह यानी कि करीब 1.5 महीने तक, 6 सप्ताह का मतलब क्या हुआ? 1.5 महीने, करीब 1.5 महीने तक अध्यादेश प्रभावी और रह सकता है। यानी 1 मार्च को अगर सत्र शुरू हुआ है तो इसमें 1.5 महीना और जोड़ दीजिए, तो करीब 15 अप्रैल तक आपका अध्यादेश प्रभावी रहेगा। उसके पश्चात यह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि ये मौका दिया गया कि भैया 1.5 महीने के भीतर जो अध्यादेश आप जारी किए हो ना, ये जबरिया वाला काम है कि नहीं, क्योंकि विधानमंडल से तो पारित नहीं हुआ था, तो उस अध्यादेश को विधानमंडल के पटल पर रखिए और उसे पारित करा दीजिए ताकि वो कानून बन सके। ये प्रक्रिया होती है अध्यादेश की, 6 महीने और 6 सप्ताह वाला प्रोग्राम। और याद रखेंगे, अध्यादेश राज्यपाल कभी भी वापस ले सकता है, ठीक। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। देखिए, थोड़ा सा लेक्चर हो सकता है लंबा हो जाए, मैं आराम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक। बेस्ट तरीका यही है, बाकी तो फटाफट मैं वन लाइनर करा सकता हूँ, ठीक, समझिएगा। चलिए, अच्छा, ये पॉइंट हमारा दूसरा पॉइंट भी हो गया है। तीसरा पॉइंट देखिए, राज्य विधानमंडल का सत्रावसान एवं विघटन करना। जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र में सत्रावसान एवं विघटन करता है, उसी प्रकार राज्यपाल भी विधानसभा का या विधानमंडल का राज्यपाल भी विधानमंडल का सत्रावसान एवं विघटन करता है, ठीक।
सत्राहूत का मतलब कि भाई साहब आ जाइए, बैठिए, चर्चा कीजिए। आप लोगों को जनता ने चुना है, उनके मुद्दों पर चर्चा कीजिए। और सत्रावसान का मतलब भैया आप रुक जाइए चर्चा से, मीटिंग खत्म होती है आज से, अब सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाइए, लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में या सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभ के बारे में बताइए और लोगों की अन्य समस्याएं सुनिए। फिर नेक्स्ट मीटिंग में आइएगा, जब मैं फिर से सत्राहूत करूंगा, फिर नेक्स्ट मीटिंग में आइएगा और फिर चर्चा कीजिएगा। ये होती है संसदीय परंपरा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, राज्यपाल का अभिभाषण। अच्छा, अनुच्छेद याद नहीं करना है, ये वाला 174। ठीक, राज्यपाल का अभिभाषण, क्योंकि ढेर सारा अनुच्छेद है, कितना याद करेंगे आप लोग। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूं। जैसे यहां पर अनुच्छेद 213 रट्टा मार लेंगे। ठीक, इसे रटना है, लिख लीजिए, रटना है। अब देखिए अनुच्छेद राज्यपाल का अभिभाषण 175 व 176। 175 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल कभी भी अभिभाषण कर सकता है। 176 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण की यहाँ बात की गई है। ये विशेष अभिभाषण का तात्पर्य है कि नए साल के, यानी प्रत्येक साल, जैसे 5 साल का कार्यकाल है विधानसभा का, तो प्रत्येक साल के पहले सत्र में राज्यपाल आएगा और जो सरकार है उसकी नीतियों की घोषणा करेगा, उसे कहते हैं विशेष अभिभाषण। ठीक, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण और राज्यपाल का अभिभाषण कभी भी हो सकता है। अभिभाषण मतलब आके सदन को संबोधित करना, अन्यथा राज्यपाल कभी सदन में नहीं आता, यानी विधानसभा में नहीं आएगा। ठीक, चलिए, तो ये भी अनुच्छेद आपको याद नहीं करने हैं। अगला देखिए, विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं के संबंध में विनिश्चय, ये भी अनुच्छेद याद नहीं करेंगे। देखिए, जब भी किसी विधायक जी की सदस्यता का प्रश्न होगा कि ये बेईमानी से जीते हैं या इनके ऊपर ये चार्ज थे या इन्होंने कोई लाभ का पद ले लिया, यानी कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के किसी भी प्रावधान का यदि विधायक जी उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में राज्यपाल के पास शिकायत पहुंची है कि आप जो है इस पर निर्णय लीजिए और उनको उनके पद से हटाइए, तो राज्यपाल उनके पद से उनको हटा सकता है, बशर्ते वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग से सलाह लेगा। क्या लेगा भैया? सलाह लेगा, और उसकी सलाह पर ही काम करेगा राज्यपाल। ठीक, राज्यपाल भारत निर्वाचन आयोग से सलाह लेगा और उसकी सलाह के आधार पर ही किसी भी विधानमंडल के सदस्य की निर्भरता यानी अयोग्यता के प्रश्न पर अंतिम मोहर लगाएगा या विचार करेगा। ये होता है मामला। समझ गए होंगे, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, विधानसभा में अगला छठा पॉइंट, विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन, अनुच्छेद 333। अब कुछ लोग, विद्वान लोग उधर बैठे होंगे जिनके दिमाग में तुरंत कौन था होगा, अरे ये तो रोक लग गई है, ये तो हटा दिया गया। नहीं बाबा जी, हटाया नहीं गया। कारण देखिए, जब भी हटाया जाएगा तो देखिए क्या है, अनुच्छेद में है कि नहीं, अनुच्छेद में। और जब भी संविधान के किसी अनुच्छेद से छेड़खानी की जाती है तो संसद को, केंद्र सरकार को, यानी केंद्र सरकार को संसद में संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ता है। अभी तक केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 333 के संबंध में कोई विधेयक नहीं लाया। इसलिए आंग्ल भारतीयों का मनोनयन पर कोई प्रश्न अभी तक जो भी उठेगा, आप टिक करते रहेंगे कि हाँ, एक सदस्य का, विधानसभाओं में एक सदस्य का, आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। जब भी इसे समाप्त करना होगा, केंद्र सरकार संविधान संशोधन लाएगी और इसे समाप्त कर देगी, इस अनुच्छेद को। ठीक, लेकिन इसे समाप्त नहीं किया गया है। वर्तमान में केंद्र सरकार ने इस पर केवल रोक लगाई है कि कोई भी राज्यपाल किसी भी आंग्ल भारतीय सदस्य का विधानमंडल में मनोनयन ना करे। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या अत्यल्प बची है। आंग्ल भारतीय का मतलब एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन का मतलब था जिनके माता या पिता में से कोई एक यूरोपीय हो, यूरोप का रहने वाला हो। ठीक, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, अंग्रेज हो या फ्रांसीसी हो, डच हो। ठीक, और परिणामता क्या हुआ कि हमारे यहाँ के लोगों ने वहाँ की लड़कियों से भी कई बार शादी की और कई बार वहाँ के लोगों ने हमारे यहाँ की लड़कियों से शादी की, तो जो संतानें पैदा हुई उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। अब बताइए, देश 70 साल आगे निकल चुका है, तो जो 1940 में, 45 में या 45 के बाद भी जो एंग्लो इंडियन पैदा हुए होंगे,
वो लगभग निपट चुके होंगे। इसलिए केंद्र सरकार ने बताया था संसद ने कि करीब 10 से 12 हज़ार इनकी आबादी है और सभी अगर राज्य विधानमंडलों को मिला लिया जाए तो देश में 28 राज्य हैं, यानी 28 विधायक उनके प्लस केंद्र सरकार में यानी लोकसभा में 2 सांसद और 28 विधायक, ऐसे केवल 10-12 हज़ार लोगों के कल्याण के लिए नियुक्त हो रहे हैं, मनोनीत हो रहे हैं। ये तो गलत बात है। ठीक, हमारे यहाँ एक सांसद की नियुक्ति 20 लाख की आबादी पर हो रही है वर्तमान में, अगर देखें आप औसतन तो, और वहाँ पर 10 से 12 हज़ार लोग हैं और इतना 2 सांसद लिए बैठे हैं और प्रतिनिधित्व 28 विधायकों का प्रतिनिधित्व लिए बैठे हैं। गोवा की पूरी विधानसभा बन जाए इतने में। तो इसलिए इस पर रोक लगा दी गई। हालांकि विरोध हुआ है लेकिन कोई मतलब नहीं, इस पर रोक होनी चाहिए। अब हो गया, अब भारत के नागरिक आप बन चुके हैं ना, भारत के नागरिक पूर्णतया हो चुके हैं, भाषा, बोली, कल्चर हर तरह से। ठीक, चलिए विधान परिषद में यदि हो तो क्यों, मैंने 6 बताया था, 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। यदि विधान परिषदें हो तो उसके 1/6 सदस्यों का मनोनयन, ये भाग भी आप रट्टा मारेंगे, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक, 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है राज्यपाल, वो भी किस आधार पर देखेंगे। यहाँ पर कितने आधार दिए गए हैं, 5 आधार भैया, कितने, 5 आधार हैं। देखिए, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, ये 4 आधार आपको याद होगा जब मैंने राष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ाया था तो वहां बताया था कि 4 आधारों पर राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन या यूं कहें 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति कर रहा था, नॉमिनेशन राज्यसभा में। और यहाँ पर 1/, टोटल विधान परिषद के सदस्यों की संख्या का 1/6वां हिस्सा 5 आधार, कौन कौन से, एक आधार कौन बढ़ रहा है, सहकारिता आंदोलन, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा केंद्र में भी है, लेकिन यहाँ पर सहकारिता आंदोलन का 5वां आधार बढ़ जाता है। यही आधार पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक, ये 5 आधार है जिनके ऊपर या ये 5 आधारों में से यदि कोई एक योग्यता रखता है तो राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों के तहत उसका मनोनयन कर सकता है। ठीक, ये थे आपके राज्यपाल की विधायी शक्तियों से रिलेटेड कुछ प्रश्न या कुछ टॉपिक। अब देखेंगे यहाँ पर लास्ट में मैंने लिखा है विधेयकों के संबंध में मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया तो यही है, और ये थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं इसे मिटाकर पूरी तरीके से आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक, आँख कान खुले रखिए, आराम से नोट्स बनाते जाइए, आपके पास धीरे धीरे पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध हो जाएगा, खुद का बनाया हुआ, खुद का समझा हुआ, और कोर्स भी आपका पूरा हो जाएगा। 2 से 3 महीने की बात है। चलिए शुरू करते हैं, शुरू करने जा रहे हैं विधेयकों के संबंध में, जो राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं उनके संबंध, उनके प्रावधान। ठीक, चलिए तो अब हम लोग करने जा रहे हैं विधेयकों से संबंधित फैक्ट, यानी राज्यपाल के विधेयकों से संबंधित कौन कौन सी पावर है, विधेयक या बिल। ठीक, इंग्लिश में इसे बिल कहते हैं। जैसे ही राज्यपाल किसी भी बिल पर हस्ताक्षर करता है वह एक्ट बन जाता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर विधानमंडल या राज्य की बात करें तो राज्य में 3 प्रकार के विधेयक ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। परंतु यदि केंद्र सरकार या संसद की बात करें तो वहाँ 4 प्रकार के विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ठीक, इस प्रकार यदि एक प्रश्न बना दिया जाए कि निम्नलिखित में से राज्यों में कौन किस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो उसमें ये 4 ऑप्शन दे दे, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, तो वह ऑप्शन सही होगा संविधान संशोधन विधेयक। राज्यों में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। चलिए अब एक एक विधेयक की बात करेंगे और उस विधेयक पर राज्यपाल के पास कौन से ऑप्शन हैं उनकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं साधारण विधेयक। यदि कोई साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है, उसके पश्चात पारित होने के पश्चात वह राज्यपाल के पास पहुंचता है, तो उसके पास 4 विकल्प मौजूद हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, एक डिस्क्लेमर यहाँ दे देता हूँ, जो लोग रज़ाई में बैठ के देख रहे हो
जो लोग बड़े कंफर्टेबली देख रहे हो, लेट कर देख रहे हो, उठ के बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपका दिमाग घूमने वाला है थोड़ा सा। इसलिए मैं भी सावधानी पूर्वक बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर गलती यानी बोलते बोलते गलत बोल जाना या लड़खड़ा जाना संभावना अधिक है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यदि साधारण विधेयक पारित होकर राज्यपाल के पास पहुंचे तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प मौजूद हैं। या तो वह अनुमति दे, अनुमति ना दे या रोक दे कि नहीं देंगे, ठीक, या फिर वह पुनर्विचार के लिए भेज दे, और एक चौथा ऑप्शन है कि वह राष्ट्रपति के पास भेज दे। ठीक, यानी अपने मालिक के पास, मालिक नहीं कहेंगे, यहाँ मालिक और दास का कोई रिश्ता नहीं राष्ट्रपति और राज्यपाल के मध्य, मैं केवल उसे उदाहरण के थ्रू बता रहा हूँ कि उससे भी बड़ा अधिकारी, राज्यपाल से भी बड़ा अधिकारी कौन है? राष्ट्रपति है, जिसने उसकी नियुक्ति की थी। तो अपने और बड़े अधिकारी के पास भेज दे, राष्ट्रपति के पास भेज दे। इस प्रकार प्रश्न बन सकता है कि नहीं, निम्नलिखित में से साधारण विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल के पास कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं? वह अनुमति दे, अनुमति ना दे, अनुमति या पुनर्विचार, विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दे, या राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु आरक्षित कर दे। यानी भैया हम नहीं जानी थन, तुम जानो, तुम्हार जाने काम, हमारी समझ में ये विधेयक नहीं आवा। राष्ट्रपति से कह दे कि भैया हमारी समझ में विधेयक नहीं आ रहा है, ये पर आप जानो, आप अनुमति दे, क्योंकि आप इस देश के मालिक हो। मालिक का मतलब, मालिक तो कोई नहीं इस देश का, मालिक का मतलब आप इस देश के मुखिया हो, और मुखिया हो तो आप जानो, आपका जाने काम। बात समझ में आ गई? ठीक, अब देखिए, पुनर्विचार के लिए यदि राज्यपाल भेजता है, ठीक, हम राष्ट्रपति कर चुके हैं। जिन लोगों ने वह चैप्टर नहीं किया है, वह वीडियो नहीं देखा है, उसे देख लीजिए, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो अगर पुनर्विचार के लिए भेज दे, यानी अगर देखें तो यहाँ पर राज्यपाल ने अपनी सस्पेंडेड वीटो का इस्तेमाल किया है, जैसे राष्ट्रपति केंद्र में करता है, निलंबनकारी वीटो। ठीक, तो राज्यपाल अगर पुनर्विचार के लिए भेज दे और राज्य विधानमंडल पुनर्विचार के पश्चात संशोधन सहित या रहित, सहित का मतलब हो सकता है राज्य विधानमंडल उसमें संशोधन कुछ करे जिस पर राज्यपाल ने आपत्ति उठाई थी, और या हो सकता है ना करे, कि जाओ ना कर बे का कर ले हो, वो वाली दशा अगर हो गई, यानी संशोधन रहित या संशोधन सहित पुनर्विचार के पश्चात यदि राज्य विधानमंडल पुनः उस विधेयक को पारित करके राज्यपाल के पास भेज देता है, तो राज्यपाल को अनुमति देना अनिवार्य होगा, या राज्यपाल अनुमति आवश्यक रूप से देगा। ठीक, ये था पुनर्विचार वाला पॉइंट। अब आते हैं आगे, यदि राष्ट्रपति के विचारार्थ है तो आरक्षित कर दे, यानी चौथा विकल्प, तो क्या होगा? तो राष्ट्रपति के पास भी कुछ विकल्प मौजूद है, उसके पास 3 विकल्प है। कौन सा भैया? अनुमति दे, अनुमति ना दे, और फिर राष्ट्रपति भी कांड कर सकता है कि चलो पुनर्विचार करके लाओ इस पे। ठीक, अब राष्ट्रपति के पास देखिए, यहां हमने किया, अगर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए भेज दे और पुनर्विचार के पश्चात अगर विधेयक वापस आ जाए तो राज्यपाल उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति देश का मुखिया है, ऐसी कंडीशन में उसके पास, ध्यान दीजिएगा कि पुनर्विचार के पश्चात भी राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, यही पूछे जाते हैं जहां पर क्वेश्चन फसौला होता है, वहीं पर क्वेश्चन बनाया जाता है। जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा गौर से देखें। ठीक, चलिए आइए भैया, अब धन विधेयक की बात करेंगे। अनुच्छेद 199, केंद्र सरकार में धन विधेयक या संसद में जो धन विधेयक प्रस्तुत होता है, अनुच्छेद 110, दोनों जगह रटेंगे, 110 बराबर 199 धन विधेयक की परिभाषा। चलिए, धन विधेयक के अगर प्रस्तुत किया जाए उससे पहले एक डिस्क्लेमर है, एक और फैक्ट करेंगे कि धन विधेयक, राज्यों में धन विधेयक या वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत होंगे, ये ध्यान रखेंगे। जैसे केंद्र में भी धन विधेयक व वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत होते हैं, उसी प्रकार राज्यों में भी धन विधेयक व वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत होते हैं। चलिए, धन विधेयक अगर
प्रस्तुत हो गया, पारित होकर राज्यपाल के पास पहुंचे तो राज्यपाल के पास 3 ऑप्शन, या तो भैया अनुमति दे या अनुमति ना दे या फिर राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित कर दे। ध्यान रखेंगे इसे, अनुमति दे, अनुमति ना दे या राष्ट्रपति के विचार है तो विधेयक को आरक्षित कर दे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे यहाँ पर कौन से प्रकार एक कम पड़ रहा है, पुनर्विचार, यानी हम कह सकते हैं कि धन विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकता है, जिस प्रकार हमने राष्ट्रपति चैप्टर में किया था। राष्ट्रपति भी संसद से पारित हुए धन विधेयक पर पुनर्विचार के लिए संसद को नहीं कह सकता है, उसके पास 2 ही ऑप्शन थे। लेकिन यहाँ राज्यपाल के बड़कए मालिक उपस्थित है, यानी कि राज्यपाल से भी बड़ा अधिकारी एक उपस्थित है केंद्र में, इसलिए राज्यपाल के पास 3 विकल्प हो जाता है, या तो दे या ना दे या राष्ट्रपति के पास भेज दे। ठीक, अब देखिए वित्त विधेयक के संदर्भ में भी यही कंडीशन है, या तो भैया अनुमति दे या ना दे या राष्ट्रपति के लिए विधेयक को भेज दे कि तुम जानो तुम्हार जाने काम। समझ गए? अब देखिए इन दोनों के संदर्भ में, अब मान लीजिए विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित हो गया, अब राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प है गुरु? राष्ट्रपति के पास अब केवल 2 विकल्प है। राष्ट्रपति के पास केवल 2 विकल्प है, या तो अनुमति दे या ना दे। राष्ट्रपति भी धन विधेयक या वित्त विधेयक के पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकता है। देख लो, मैंने कहा था कि रजैया से उठ जाइए, कि इसीलिए कहा था कि इतना माथा पच्ची होगा इसमें, और यहां से इतना प्रश्न बनता है आप सोच नहीं सकते। ठीक, ये था आपका विधेयकों से संबंधित शक्ति, और इस अनुच्छेद को भी रट्टा मारेंगे, अनुच्छेद 200, क्योंकि जिन लोगों ने पीसीएस 2020 का पेपर दिया होगा उसमें सीधा एक प्रश्न पूछ लिया था कि निम्नलिखित में से, राष्ट्रपति के संदर्भ में था, निम्नलिखित में से विधेयकों विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वहां पर था अनुच्छेद 111। और यहाँ पे क्या है, अगर यही प्रश्न घुमा के राज्यपाल के बारे में पूछ ले तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर है अनुच्छेद 200। ठीक, एकदम रट लीजिए। ये थे आपके विधेयकों से रिलेटेड राज्यपाल की पावर्स, राज्यपाल की शक्तियाँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम दोहराते हैं। ठीक, देखिए राज्य, मैं तेजी से बोलता हूँ, समझेंगे आप लोग, पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। राज्य में 3 प्रकार के विधेयक प्रस्तुत होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक व वित्त विधेयक। यदि साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर राज्यपाल के पास पहुंचता है तो राज्यपाल के पास उसके संबंध में 4 विकल्प मौजूद होते हैं, या तो वह अनुमति दे, अनुमति ना दे या पुनर्विचार के लिए भेज दे, या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे कि इस पर विचार राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ठीक, यदि पुनर्विचार की बात की जाए, साधारण विधेयक के संदर्भ की बात हो रही है, यदि पुनर्विचार की बात की जाए तो पुनर्विचार के पश्चात, राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के पश्चात दोबारा यदि राज्यपाल के पश्चात विधेयक आता है तो राज्यपाल उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। परंतु अगर यही चीज कंडीशन राष्ट्रपति के लिए आ जाती है, यानी राष्ट्रपति के लिए आरक्षित हो जाए, तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प मौजूद हैं, या तो अनुमति दे या ना दे या फिर पुनर्विचार के लिए कह दे। ठीक, अब देखेंगे जो नोट मैंने लिखा है कि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक पर राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं रह जाती, यानी कि यहां पर हो या यहां पर हो या यहां पर हो, अगर राज्यपाल ने आरक्षित कर दिया है विधेयक तो अब उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती। ठीक, अब देखते हैं अगर राष्ट्रपति के पास साधारण विधेयक पहुंचता है तो राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प? 3, अनुमति दे, ना दे या पुनर्विचार के लिए कह दे। परंतु जैसे यहां पुनर्विचार के पश्चात राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य हो गया था, यहां पर राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। अब आते हैं धन विधेयक के संदर्भ में। ध्यान रखेंगे राज्यों में भी धन विधेयक और वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। धन विधेयक के संदर्भ में एवं वित्त विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल के पास केवल 3 विकल्प मौजूद होते हैं, या तो वह अनुमति दे या ना दे या फिर राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु आरक्षित कर दे। ठीक, अगर राष्ट्रपति के विचारार्थ है तो धन विधेयक या वित्त विधेयक में से किसी एक को आरक्षित कर दिया गया है तो राष्ट्रपति के पास
केवल और केवल दो विकल्प ही मौजूद होते हैं, या तो वह अनुमति दे या ना दे। राष्ट्रपति भी राज्यों से संबंधित धन विधेयक या वित्त विधेयक पर पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकता। ये थे आपके विधेयक से रिलेटेड सारे के सारे प्रश्न। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और अंत में एक डिस्क्लेमर, और ये डिस्क्लेमर क्या है कि भाई साहब जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो इतना डीप में जाके नहीं पढ़ेंगे, नहीं आपके एक्सपायर हो जाने की संभावना अधिक, दिमाग हैंग हो सकता है। इतना डीप में जाकर नहीं पढ़ना है। जो लोग पीसीएस की, यूपीएससी की, अन्य जो बड़े एग्जाम्स हैं, एसएससी वगैरह, इनकी तैयारी कर रहे हैं, वही लोग इतना डीप में जाकर इसका अध्ययन करेंगे। ठीक, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां पढ़ते हैं। ठीक, चलिए। राज्यपाल की शक्तियों में अब हमारा अंतिम टॉपिक है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां एवं न्यायिक शक्तियां। ठीक, इसके पश्चात राज्यपाल की कोई भी शक्ति नहीं बचती है, मतलब हमने सब कुछ कवर कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। ठीक, यह वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट, क्या है नाम? बजट। देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण, संविधान में बजट को किस नाम से संबोधित किया गया है? 191 फैक्ट है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करवाता है, यानी संसद कह रहे हैं, विधानमंडल के पटल पर प्रस्तुत करवाता है। अगला, वह कैग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखवाता है। मैंने यहाँ कैग की रिपोर्ट क्यों रखी? देखिए वो कैग जितने भी संवैधानिक आयोग हैं, ठीक, चाहे वो कैग हो, कैग की रिपोर्ट हो, चाहे वह आपका निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे वह राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे वह वित्त आयोग की रिपोर्ट हो, सब विधानमंडल के पटल पर प्रस्तुत करवाता है। यहाँ कैग इसलिए कहा क्योंकि रुपया पैसे संबंधित मामले की जांच, या जिसे हम ऑडिटिंग कहते हैं, हिंदी में अंकेक्षण कहते हैं, उसको कैग करता है। ठीक, इसलिए कैग की रिपोर्ट मैंने लिख दी है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को भी, राज्य के संदर्भ में जो रिपोर्ट दी गई उसको भी यह सदन के पटल पर रखवाता है। अगला देखिए, ये फैक्ट हम अभी किए हैं इससे पहले वाले स्लाइड में कि धन विधेयक और वित्त विधेयक उसकी पूर्वानुमति के बिना प्रस्तुत नहीं हो सकते हैं, यानी उसकी पूर्वानुमति की आवश्यकता होती ही है। अगला फैक्ट, उसकी सहमति से ही अनुदान की मांग की जाती है। जब बजट भैया प्रस्तुत हो जाएगा, उसके पश्चात विभिन्न विभागों के मंत्री खड़े होंगे और कहेंगे हमका यार 5 करोड़ रुपया दिए हो, हमारे विभाग में 10 करोड़ रुपया का खर्चा है, हमको 10 करोड़ रुपया दो। तो ये क्या है? अनुदान की मांग की जा रही है। और ये कब किया जाएगा? जब राज्यपाल अनुमति देगा कि हाँ भैया अब आप लोग अनुदान की मांग का सेशन चालू कीजिए। समझ गए? आगे देखिए, वह राज्य वित्त आयोग का गठन करता है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर, तथा उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखवाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन, यहाँ अनुच्छेद भी रट्टा मारेंगे, अनुच्छेद आपका पड़ता है 243 आई और 243 वाई। ठीक, ये दोनों अनुच्छेद याद रखेंगे। इसी के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि राज्य व पंचायतों के मध्य वित्त का समुचित बंटवारा किया जा सके। ठीक, ये दोनों अनुच्छेद याद होने चाहिए। हमने ग्रामीण परिवेश के जो लेक्चर डाले हैं या पढ़ाए हैं, वहाँ पर जाकर आप देखेंगे, आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर भी। और चूंकि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लेखपाल के सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया गया है, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, आइए राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों की यदि बात करें तो वह राज्य विधि के अधीन, इसका मतलब क्या हुआ भैया? केंद्र सरकार भी कानून बनाता है, राज्य सरकार भी कानून बनाता है। ऐसी कंडीशन में यदि राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया है और उसके अधीन, यानी उस पर किसी कोर्ट ने फैसला दिया है और व्यक्ति को कोई सजा दी है, तब क्या राज्यपाल कर सकता है? उस सजा को क्षमा, लघुकरण, प्रविलंबन एवं विराम में परिवर्तित कर सकता है। देखिए, इन शब्दों की व्याख्या में नहीं जाना है। ठीक, लघुकरण क्या होता है, प्रविलंबन क्या होता है, इसमें कुछ नहीं जानना। अब देखिए, जो नया निर्णय आया है सर्वोच्च न्यायालय का, ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के अनुसार राज्य विधि के अधीन या राज्य विधि के अधीन सजायाफ्ता व्यक्ति को, मृत्युदंड से सजायाफ्ता व्यक्ति को, यानी राज्य विधि के अधीन यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुना दी गई है, उस पर भी राज्यपाल
अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर उसकी सजा को कम कर सकता है या क्षमा कर सकता है। क्षमा करने का मतलब यूँ नहीं कि जेल से छोड़ दे मृत्युदंड वाले को, ठीक। कम करने का मतलब हो सकता है साल कम कर दें, मतलब बता दे कि इतने साल तक रहोगे, या क्षमा करने का मतलब उसकी प्रकृति को बदल दिया जाए कि आपको मृत्युदंड मिला है, अब आप आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक। इस तरीके से ये टर्मिनोलॉजी होती है। तो ये याद रखेंगे। अभी तक क्या हम पढ़ते थे कि राज्यपाल मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता है, भले ही वह मृत्युदंड राज्य विधि के अधीन प्राप्त हुआ, ठीक। इसलिए अब क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल राज्य विधि के अधीन मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया निर्णय में अपने कहा है बशर्ते उसने 14 वर्ष का कारावास पूरा कर लिया हो। यानी किसी व्यक्ति को आप मृत्युदंड दिए कि अब तुम मर जाइयो, अब तुमको फांसी हो जाएगी, और 14 साल से वो आदमी वेट कर रहा है, आज फांसी होगी, कल फांसी होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑप्शन दिया है कि ऐसे लोगों को राज्यपाल भी, चूंकि राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की वो पिटीशन जाती है उसमें टाइम लगता है, ऐसी कंडीशन में राज्यपाल भी उसे क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि आदमी ऑलरेडी 14 साल से उस मानसिक परिस्थिति से गुजर रहा है। हो सकता है कल फांसी हो भैया, हो सकता है परसों, मतलब सोचिए आपको डेली इस मानसिक कंडीशन से गुजारा जाए कि बस आज रात के तुम मेहमान हो या अगले सप्ताह तक मेहमान हो, तो कितना मानसिक प्रेशर होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाला है कि 14 वर्ष का कारावास जो लोग पूरा कर चुके हैं उनको भी राज्यपाल मृत्युदंड से क्षमादान दे सकते हैं, ठीक। अगला फैक्ट करते हैं कि वह ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की तरह ही हमारे न्यायालयों का भी विकेंद्रीकरण हुआ है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वह राज्य उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट से परामर्श कर, विचार विमर्श कर, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं यानी जिला स्तर पर जो न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों का प्रोन्नति यानी प्रमोशन और उनका ट्रांसफर, मैंने स्थानांतरण, ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण, मैंने एक शब्द लिख दिया है ट्रांसफर ताकि आपको समझ में आए, ठीक, स्थानांतरण भी कर सकता है। ये थी राज्यपाल से रिलेटेड सारी की सारी पावर्स। और आपको यहाँ पर एक ही वीडियो में, या मैं एक ही वीडियो की बात कर रहा हूँ इसलिए कि राज्यपाल जैसे आप पढ़ रहे हैं तो फिनिश हो जा रहा है, आपको इसके बाद कोई किताब या कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। इसलिए मैं डिटेल में पढ़ा दे रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ कि लेखपाल के लिए अलग पढ़ाऊँ, पीसीएस के लिए अलग पढ़ाऊँ, पुलिस का वैकेंसी आ गया तो अलग पढ़ाऊँ। यहाँ उद्देश्य है जो हमारे पास है मैं उसे आपको दे दूँ, ठीक। तो एक ही वीडियो में, या यूँ कहें कि वीडियो की हमारी श्रृंखला में हम पूरी तरह से हर प्रकार की संवैधानिक संस्था को कवर कर रहे हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप लोग समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक, तो आप अपने हित मित्रों के साथ भी इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।